हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी का अगला भाग। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले भाग में जो है आवेश क्या होता है, आवेशों का नामकरण किसने किया और आवेशों के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये सब चीजें जो है हमने पिछले वीडियो में जो है पढ़ ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आवेशन के प्रकार। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी। यहाँ देखो टॉपिक है हमारा चालक तथा विद्युत रोधी। तो किसको चालक बोलते हैं, किसको विद्युत रोधी बोलते हैं, किसको अर्धचालक बोलते हैं, किसको अति चालक बोलते हैं, ये सब चीजें जो है हमने वहां पर पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप एक बार क्या करना, एनसीईआरटी का बुक जो है अगर आपके पास होगा तो उसको रीड कर लेना, आपको और ज्यादा अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद एक बार क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का बुक अगर पढ़ लोगे तो आपको अभी कभी भी इस चीज को जो है नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, और इवन आपका कंसेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं आपको ना मिले बुक में, लेकिन वो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। आवेशन करने के प्रकार मतलब किसी पदार्थ पर अगर हमको आवेश लेके आना है तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब शुरुआत में होता है तो उस पर कुल आवेश कितना होता है, जीरो आता है। कुल आवेश कितना होता है, जीरो। अब इसका मतलब क्या होता है, कुल आवेश शून्य है, इसका मतलब उस पर जितना धनावेश है उतना ही उस पर क्या होगा, ऋणावेश भी होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि एक पदार्थ है उस पर जो है कुल आवेश जीरो ना हो, वो या तो धनात्मक बन जाए या वो ऋणात्मक बन जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आवेशन करना। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ में कुल आवेश को जीरो ना करके या तो उसको धनात्मक बना देना या उसको ऋणात्मक बना देना, क्या कहलाता है, आवेशन। तो आवेशन करने के हमारे पास जो है तीन तरीके जो है होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एनसीईआरटी में दो ही चीज दे दिया हो, ठीक है, लेकिन हम लोग तीन चीजें जो है देखते हैं। सबसे पहला आसान तरीका होता है आवेशन करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा। ठीक है, पहला है हमारा घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण के द्वारा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो याद करो जब मैं ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट समझा रहा था, ग्लास का रॉड, प्लास्टिक का रॉड, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि कांच का जो रॉड होता है उसको हम लोग किससे रगड़ते हैं, सूती कपड़े से। ठीक है, प्लास्टिक का जो रॉड होता है उसको ऊन से रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से आवेश निकल जाता है और दूसरे पदार्थ में जो है आवेश क्या हो जाता है, चले जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, कांच का रॉड है। ठीक है, अब ये जो कांच का रॉड है इस पर कुल आवेश कितना है, जीरो है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सूती कपड़े से रगड़ा। ठीक है, सूती कपड़े से हमने रगड़ा और सूती कपड़ा और कांच को जो है हमने अलग अलग कर दिया। अब आप बाद में क्या देखोगे कि ये जो है, ये जो ग्लास का जो रॉड है इस पर अब कौन सा आवेश आ गया है, धनावेश आ गया है, और इस पर कौन सा आवेश आ गया है, ऋणावेश आ गया है। इसका मतलब क्या है कि कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर सूती कपड़े में जो है आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आवेश का स्थानांतरण करना है या कहीं पर अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो वो जो है बिना मास के, बिना भार के जो है नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि कांच का भार कुछ ना कुछ मात्रा में क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ठीक है, भले ही वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मास में जो है कमी हुई होगी। ठीक है, इसी तरीके से प्लास्टिक और ऊन को आपस में रगड़ोगे तो प्लास्टिक उस समय क्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, और ऊन जो है वो धनात्मक बन जाएगा। उस समय ऊन से जो है आवेश निकलकर किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है प्लास्टिक में जो है घुस जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है किसी भी पदार्थ को आवेशित करने का, घर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका होता है किसी पदार्थ को आवेशित करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं संवहन या संवाहक बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन, या आप हिंदी में इसको लिख लेना संवाहक करके। ठीक है, कंडक्शन होता है, और एक और होता है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन को बोलते हैं प्रेरण। ठीक है, इंडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संवाहक और इसको बोलते हैं प्रेरण। ये दोनों जो है लगभग लगभग एक जैसा ही होता है, कंडक्शन मेथड भी और इंडक्शन मेथड भी एक ही होते हैं। अंतर क्या होता है, जब आप कंडक्शन से किसी पदार्थ को या किसी निकाय को जब आवेशित करने जाओगे तो वहां पर जिन दो पदार्थों में आप आवेश का स्थानांतरण करना चाहते हो उन दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में जो है फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट मतलब वो दोनों आपस में जो है भौतिकी रूप से जो है या शारीरिक रूप से वो दोनों क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब समझ में आ गया कि उनमें फिजिकल कांटेक्ट कंपलसरी होता है। इंडक्शन ऐसा मेथड होता है
जिसमें दो पदार्थों में अगर आवेश का स्थानांतरण आपको करना है तो वहां पर दो चीजों के लिए जो है कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो दूर दूर रहेंगे तो भी क्या हो सकता है, ये चीज जो है हो सकती है। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो कंडक्शन के सहायता से हम लोग कैसे जो है किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया, ठीक है, एक पदार्थ या एक निकाय लिया, इसमें क्या है, जितने धनावेश है उतने ही इस पर क्या है, ऋणावेश जो है उपलब्ध है, मतलब इसका कुल आवेश कितना है, 0 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप इसको कोई भी आवेशित बना सकते हो, आप इसको चाहो तो धनात्मक आवेश बना सकते हो, पूरा का पूरा इसमें धन ही रहे, आप चाहो तो इसमें ऋणात्मक ही बना सकते हो। ठीक है, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो। मान लो इसको मैं बनाना चाहता हूं, ये क्या बन जाए, ये बन जाए सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेश इसके भीतर में रहे और ये बॉडी कैसी हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाए। तो जब मेरे को इसको धनात्मक बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके साथ जो है एक ऐसा रॉड या एक ऐसा चीज इसके साथ में लेके आऊंगा जिस पर क्या हो, उस पर जो है ऋणावेश हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये पहला स्टेज था। इस दूसरे स्टेज में मैंने क्या किया, जितने आवेश थे वो तो थे, मैं इसके सामने जो है क्या किया, एक जो है मैंने यहाँ पर ऋणावेशित निकाय जो है ले आया। क्यों ऋणावेशित लेके आया, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इस निकाय को मेरे को क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये ऋणात्मक वाला जो निकाय है यहाँ, इसको ये बाजार में मिलता है क्या? नहीं भैया, बाजार में नहीं मिलता। अभी ऊपर पढ़ा है हमने कि जब प्लास्टिक के रॉड को ऊन के कपड़े से रगड़ोगे तो क्या बन जाता है, ऋणावेशित बन जाता है। तो ये समझ लो क्या है, एक प्लास्टिक का रॉड है। और अगर मैं आगे आपसे बोलूंगा कि मेरे को एक धनात्मक रॉड चाहिए या धनात्मक निकाय चाहिए, तो वो कहाँ से लेके आओगे, बाजार से नहीं लाएंगे उसको, हम लोग कहाँ से लाएंगे, कांच को रगड़ कर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई निकाय ऋणावेशित चाहिए तो आप क्या करना, प्लास्टिक वाले रॉड को ले आना, और अगर आपको कहीं पर निकाय पर धनावेशित चाहिए तो आप क्या करना, कांच को रगड़ के ले आना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला स्टेज हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या होगा, देखो अभी हमने दोनों को फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा है, फिजिकल कांटेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तीसरा स्टेप में क्या होगा कि जो निकाय है और जो रॉड है ऋणात्मक आवेश, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, चिपका देंगे। देखो इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल कांटेक्ट होना बोलते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट, दोनों जुड़े हुए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया क्या होता है, देखो आपको पता है कि ये जो ऋणावेश है ये किसको पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं धनावेश को, और किसको पसंद नहीं करते, ऋणावेश को। तो चौथे स्टेप में क्या होगा कि इस निकाय के अंदर में जितने धनावेशित है ना, वो एक किनारे आकर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, और दूसरे वाले जो आवेशित होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे वाले रास्ते पर जो है चले जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो निकाय जो हमने लाया, ये जो रॉड जो लेके आया, इसके अंदर में बहुत सारा ऋणात्मक है। तो ये बहुत सारे ऋणात्मक क्या करते हैं, इसके सारे धनावेश को खींच लेते हैं, इधर एक साइड में आके खड़े हो जाते हैं, और ये ऋणात्मक इसके अंदर के ऋणात्मक को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करके क्या हो जाते हैं, ये दूर चले जाते हैं, और ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर इतना ही पसंद नहीं करते तो ये छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, तो जाएंगे कैसे भैया, और आगे क्या है, आगे हवा है, और हवा क्या होता है, कुचालक होता है। तो आवेश चाह कर भी, ये ऋणावेशित आवेश जो है चाह कर भी आगे नहीं जा सकते। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक तार लेके आते हैं, एक तार को इसके जोड़ देते हैं, और हम लोग धनावेशित को बोलते हैं आ जाओ भैया आ जाओ करके, इस तार से आ जाओ। ये धनावेशित बोलते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसी इसी तार को हम लोग क्या करते हैं, इस ऋणावेश के साइड लेके जाते हैं। तो जैसे ऋणावेश वालों को बोलते हैं कि आ जाओ करके, ये तो भागने के ताक में ऐसे ही रहते हैं। तो जैसे ही इनको तार दिखता है, ये क्या होते हैं, इस तार से जो है सबके सब क्या होते हैं, चले आते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड से जो है, जमीन से जो है जोड़ देते हैं। तो इस निकाय के सारे ऋणावेश इस तार से होते हुए क्या हो गए, जमीन में चले गए। लेकिन ये धनावेश चले क्या, ये धनावेश तो इससे चिपके हुए थे। तो इन धनावेशों को हम लोग बोलते हैं बद्ध आवेश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश, और इसको बोलते हैं स्वतंत्र आवेश या फिर मुक्त आवेश, क्योंकि जैसे इनको हमने रास्ता दिया, ये रास्ते से दौड़कर सीधे कहां चले गए, जमीन के अंदर जो है चले गए। सॉरी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पांचवा स्टेप में जो है इसको भी हटा लेंगे, रॉड को भी हटा लेंगे और तार को भी हटा लेंगे।
तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो जो बॉडी बचेगा उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, धनावेश होंगे। अगर आप इसको ऋणावेशित करना चाहते हो तो आप प्लास्टिक के बजाय ग्लास का रॉड ले आओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जहां पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रॉड को इस निकाय के पास लेके आते हैं, सारे धनावेशित एक साइड और सारे ऋणावेशित एक साइड हो जाते हैं। तो धनावेशित का एक साइड होना और ऋणावेशित का एक साइड होने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ये जो प्रक्रिया जो हमने जमीन से जो जोड़ी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थिंग और हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भू संपर्कण। और धनावेशित और ऋणावेशित का अलग हो जाना क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण जो है कहलाता है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्रुवीकरण क्या होता है, तो ध्रुवीकरण एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें किसी निकाय के अंदर के धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, अलग अलग साइड जो है या अलग अलग जगहों पर जो है क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसी इकट्ठा होने को, धनावेश और ऋणावेश के अलग अलग इकट्ठा होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा मेथड हमारा चार्जिंग करने का। तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं कि किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है, तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन वाले मेथड में जो है फिजिकल कांटेक्ट कंपलसरी है, लेकिन इंडक्शन वाले मेथड मतलब प्रेरण मेथड के लिए जो है हमको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापिस से समझते हैं एक एक स्टेप में यहाँ पर कैसे आवेशित होगा। तो देखो, एक निकाय हमने लिया, वापिस से इस निकाय की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जितने धनावेश है उतने ही क्या है, ऋणावेश जो है उपलब्ध है। मतलब पहले स्टेप में इस पर कुल आवेश कितना है भैया, 0 है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, अब देखो ऊपर वाले को हम लोग क्या बनाए थे, धनावेशित बनाए थे, इसको चलो हम लोग ऋणावेशित बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। तो इस निकाय के नजदीक जो है मैंने क्या किया, इस निकाय के नजदीक अब मैं कौन सा रॉड लेके आऊंगा, आप ही लोग बताओ। इसको मेरे को ऋणावेशित बनाना है, ठीक है, तो कौन सा रॉड लेके आऊंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है ग्लास का लेके आऊंगा। क्यों ग्लास का लेके आऊंगा, क्योंकि ग्लास में धनावेशित होता है और ये धनावेशित किसको खींच के रखेंगे, ऋणावेशित को खींच के रखेंगे। तो देखो, मैंने ग्लास का रॉड लाया और ये निकाय है, मैंने दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा है। देखो ये दोनों आपस में जुड़े हैं क्या, नहीं, ये जगह खाली है। तो ये जगह जो खाली है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तब भी ये क्या करता है, ये जो सारे धनावेश जो हैं ये इसको क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं, क्योंकि आप ये धनावेशित किसको खींचना चाहते हैं, ऋणावेशित को। तो खींचने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको हाथ पकड़कर ही खींचा जाए। जैसे आप अपने दोस्त को खींच बुलाना चाहते हो अपने पास, तो एक तो तरीका है कि उसका हाथ पकड़ो और खींच के ले आओ जबरदस्ती, या दूसरा बोल सकते हो कि आपका जो भी फ्रेंड है, राम गीता सीता, आ जाओ करोगे, तो वो क्या करेगा, अगर आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा है तो वो आवाज देने से ही आ जाएगा। तो पहली बार तो आपने उसको फिजिकल कांटेक्ट से खींच के बुलाया और दूसरे तरीके में आपने उसको आवाज देकर बुलाया। तो ये जो आवाज देने वाला तरीका है, समझ लो। ठीक है, तो ये दूर से ही क्या करता है, सारे ऋणावेश को बुला लेता है। तो अगला तीसरा स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर सारे धनावेश हो जाएंगे और इस निकाय के अंदर में फिर से कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, ध्रुवीकरण की, क्योंकि सारे ऋणावेश इधर आ जाएंगे और सारे धनावेश जो होंगे वो एक साइड आ जाएंगे। तो सारे ऋणावेशों का और सारे धनावेशों का अलग अलग इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण। अब अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलेंगे जिन पर ऋणावेशित है, इनको बोलेंगे कि हम लोग तुमको रास्ता दे रहे हैं, ये तार है, आ जाओ बोलेंगे, तो ये बोलेंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये धनावेशित के साथ जो है आकर्षण के गुण से बंधे हुए हैं। तो इस केस में ये जो नेगेटिव वाले आवेश ये क्या कहलाएंगे, बद्ध आवेश कहलाएंगे। इन धनावेश को जैसे ही हम लोग तार देंगे ना इसको भू संपर्क कराने के लिए, तो ये क्या होंगे, जैसे ही इनको रास्ता दिखेगा ये क्या हो जाएंगे, फट से आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कांच के जो आवेश हैं ये इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसको दूर फेंक रहे हैं। तो जैसे ही रास्ता मिलेगा भू संपर्कित होने के लिए, ये क्या हो जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। अब इसको भी हटा लेंगे, दूर ले जाएंगे, तो इस निकाय के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस तो जमीन में चले गया, ठीक है, स्वाहा हो गया, और ये प्लस वाला इधर भाग गया। तो ये है तीसरा तरीका जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी निकाय को, किसी बॉडी को जो है हम लोग आवेशित कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये आपको, ठीक है। तो ये है आवेशन करने के प्रकार। तो अगर
देखो आपको अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया ना तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि संवहन या कंडक्शन और इंडक्शन दोनों में ही ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होती है और दोनों ही आवेशित करने के प्रकार हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? तो आप बोलना एक जो होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट जो है जरूरी होता है, भौतिक संपर्क जो है जरूरी होता है, और दूसरा जो होता है उसमें भौतिक संपर्क मतलब उन चीजों को आपस में जो है जुड़ना जो है कंपलसरी, मतलब कंडीशन जो होता है वो नहीं होता है, मतलब एक दूर से ही आवेशित कर सकता है और एक नजदीक लाने से ही आवेशित कर सकता है। तो कंडक्शन मतलब फिजिकल कांटेक्ट, इंडक्शन मतलब नो फिजिकल कांटेक्ट, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा आवेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब नीट जेई में जो है कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको यही तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो है आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो आवेश जो है ये तो एक गुण है, अब इसके भी कुछ गुण होते हैं। जैसे आप एक इंसान हो, आप इंसान हो, लेकिन हर इंसान की प्रवृत्ति, उसके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का मास ज्यादा है, किसी की लंबाई ज्यादा है, कोई ज्यादा गोरा है, किसी का दिमाग ज्यादा अच्छा है, किसी का दिमाग कम अच्छा है, किसी को पेंटिंग बनाने ज्यादा अच्छे से आता है। तो उसी तरीके से ये जो आवेश जो होते हैं इनमें भी क्या होता है, अलग अलग जो है गुण होता है, ठीक है। तो इन गुणों को हम लोग एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है आवेशों की योज्यता, ठीक है। मतलब अगर किसी निकाय के अंदर में अगर बहुत सारे धनावेश है और किसी निकाय के अंदर में अगर बहुत सारे ऋणावेश है, ठीक है, और अगर हम लोग क्या चाहते हैं, कुल आवेश की गणना जो है करना चाहते हैं, तो जब हमको कुल गणना करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन आवेशों का जो है बीजगणितीय जो है योग करेंगे। क्या करेंगे, बीजगणितीय योग। देखो योग करने के जो है दो तरीके होते हैं, एक होता है अंकगणितीय और दूसरा होता है बीजगणितीय, ठीक है। बीजगणितीय में कैसे करते हैं, देखो जैसे अगर आपके पास +10 है और आपके पास -6 है, अगर मैं बोलूंगा कि इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, +4 आएगा। तो ये जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग, और यही बीजगणितीय रीति या बीजगणितीय योग का हम लोग उपयोग करेंगे आवेशों को जोड़ने के लिए, ठीक है। किसी निकाय में, ये एक निकाय है मान लेते हैं, इसमें जो है क्या है, 6 ऋणावेश है और 20 जो है धनावेश है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर कुल आवेश कितना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20 धन है और 6 ऋण है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, +14 बचेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाना जरूरी है, भले ही आप गणित में मत लगाओ, गणित में अगर प्लस चिन्ह नहीं लगा है, गणित में अगर आपने 14 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, 14 लिख दिया मतलब प्लस लगा हुआ है, लेकिन जब आवेश की बारी आएगी तो आपको यहाँ पर प्लस जो है लिखना पड़ेगा। तो आवेशों को हम लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं, बीज गणितीय से, अंक गणितीय से नहीं जोड़ सकते। जैसे कि अंक गणितीय क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि H2SO4, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जब विघटन होता है तो ये क्या बन जाता है, 2H+ और SO4 2-, ठीक है। आई थिंक यही टूटता है, बिकॉज मेरे को केमिस्ट्री को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ यही तो टूटेगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो 2+2- न्यूट्रन, हाँ ठीक है। देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि H2SO4 जब टूटा तो टूटने के बाद कुल कितने परमाणुओं में या कितने एटम्स में या कितने मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम SO4 के हैं, तो कुल एटमों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। ये SO4 को 1 मान रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पर जो है हमने कौन सा जोड़ यूज किया, यहाँ पर हमने अंक गणितीय किया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जिस पर धनावेश है, 1 सल्फर है इस पर ऋणावेश है, तो हमने +2 और -2 करके शून्य नहीं किया, हमने परमाणुओं की संख्या गिनी, एटम की संख्या। तो 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम, मतलब SO4 का सल्फेट का, तो ये दोनों कुल मिलाकर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके का जोड़ कहलाता है अंक गणितीय और इस तरीके का जोड़ कहलाता है बीज गणितीय। तो जब भी आप आवेशों को जोड़ोगे तो हमेशा कौन से नियम से जोड़ोगे, हमेशा बीज गणितीय नियमों से जो है आप उसको जोड़ोगे, ठीक है। ये हो गया पहला आवेश, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आवेश जो होता है वो आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अच्छा पॉइंट है ये, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसका आशय क्या है, जिस तरीके से आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि नहीं,
कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक भाग से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो स्थानांतरित किया जा सकता है। उसी तरीके से आवेश का भी गुण होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है इसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण जो है किया जा सकता है। यही होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है। और एक और चीज, आवेश जो होता है बिना मास के बिना भार के संभव नहीं है। तो इतना नियम बनाने के बाद जो है साइंटिस्ट मतलब प्रॉपर्टी बताने के बाद जो है खुश थे, नाच रहे थे कि हाँ हमने आवेश संरक्षण सिद्धांत बता दिया आवेशों के लिए और बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब साइंटिस्ट लोगों को जो है पता चला, क्या साइंटिस्ट लोगों ने एक नया चीज बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब। ठीक है। एटम बम जो होता है इसके बारे में जब पता चला कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि एटम बम का पहले कुछ मास होता है, 200 ग्राम 300 ग्राम कुछ तो मास होगा। जब ये फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो इसका का पूरा मास क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है। अब मास गायब हो गया, इसका मतलब क्या गायब हो गया, आवेश गायब हो गया, क्योंकि आवेश के बिना मास नहीं हो सकता, मास के बिना आवेश नहीं हो सकता। तो अगर एटम बम है, चाहे यूरेनियम का बना हो, चाहे थोरियम का, चाहे रेडियम का, किसी भी चीज का एटम बम है तो एटम से ही बना होगा। एटम का मास होता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं। तो जब एटम बम फूटा तो वो पूरा का पूरा मास तो गायब हो गया। मास गायब हो गया मतलब आवेश गायब हो गया। तो एक तरफ तो आप बोलते हो भैया कि आवेश को ना तो बना सकते हो ना ही आप खत्म कर सकते हो, दूसरे तरफ हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल दिख रहा है कि एटम बम तो टूट उसको फोड़ रहे हैं तो मास तो खत्म हो रहा है। तो कौन सही है, ये सैद्धांतिक वाला सही है कि ये प्रायोगिक वाला सही है। ठीक है। तो जब साइंटिस्ट इस समस्या में फंस गए तो फिर एक महान साइंटिस्ट हमारे सामने निकल कर आए और इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और उन एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू mc²। अब इस इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑब्वियस बात है, अगर आपने अच्छे से 11 पढ़ा होगा या आपको साइंस में इंटरेस्ट होगा तो आप इस इक्वेशन के बारे में पहले से ही क्या होंगे, रूबरू होंगे। इसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन या ऊर्जा और मास एनर्जी रिलेशन भी इसको बोलते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आया और इसने क्या बोला कि देखो भैया ऐसा चीज नहीं है, इस दुनिया में क्या है, हम लोग मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एटम बम में ये मत बोलो कि मास क्या हो गई, खत्म हो गई, बल्कि ये बोलो कि मास जो है वो ऊर्जा के रूप में क्या हो गई है, स्थानांतरित हो गई है। और कितना मास से कितना एनर्जी बनती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, आप इससे तौल लो। अगर आपने 200 ग्राम एटम यूज किया है और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको रख लो तो कितनी एनर्जी बनी होगी आप उससे गणना कर सकते हो। और जब एटम बम कहीं पर फूटता है तो लोग क्यों मरते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी हो जाती है। वो हीट एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा बॉडी उसको सह नहीं पाता, इसीलिए लोग मर जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एटम बम वाले को एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया कि मास को ऊर्जा में और ऊर्जा को मास में बदला जा सकता है। तब यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को एक और चीज समझ में आया कि ठीक है, आवेश ना तो एक बन सकता है ना ही एक टूट सकता है, लेकिन आवेश जो होते हैं वो युग्म में बन सकते हैं और युग्म में टूट भी सकते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है, जब आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दिया तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में मतलब आवेश का जो संरक्षण वाला ये जो पॉइंट था, वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इसमें क्या चेंज किया गया, इसमें बोला गया कि किसी भी निकाय का जो नियत आवेश है वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। पहले क्या बोल रहे थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, पहली बार ये बोल रहे थे। लेकिन जब ये एटम बम वाला केस आया तो लगा कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है और इन्होंने इसका एक नया डेफिनेशन बताया और बोला कि किसी भी निकाय का कुल आवेश कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब कोई भी एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब है कि हमेशा उस पर नेट चार्ज जो है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके थोड़े से और आगे। अभी हमने क्या बोला कि एक पॉजिटिव ना तो बन सकता है और ना ही एक नेगेटिव खत्म हो सकता है, मतलब एक आवेश को नहीं बनाया जा सकता लेकिन एक आवेश को तोड़ा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जब हमने ये डेफिनेशन बनाया कि कुल आवेश कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब हमने क्या किया, एक और चीज देखी कि हाँ, आवेश को हम लोग युग्म में बना सकते हैं और आवेश को हम लोग युग्म में क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं और कैसे तोड़ते हैं हम लोग देखते हैं।
ठीक है। सो पहले देखते हैं हम लोग उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज देख लो कि अगर आपके दिमाग में नहीं ये समझ में आ रहा होगा कि युग्म में कैसे उत्पादन होता है और कुल आवेश जो है शून्य कैसे हो सकता है, किसी से आवेश निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखो, ये एक निकाय है, ठीक है। इसके अंदर में 10 नेगेटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। कुल आवेश कितना? शून्य। कंडीशन सेटिस्फाइड किया, कर दिया, क्योंकि नियत आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है किसी निकाय का? शून्य है। अब इसमें से मान लो एक धनावेश और एक ऋणावेश निकल गया, तो अब धनावेश कितने हो गए? 9। अब ऋणावेश कितने हो गए? -9। अभी भी कुल आवेश कितना है? 0। तो देखो पहले भी हमने डेफिनेशन को सेटिस्फाइड किया था, कुल आवेश 0 होना चाहिए। अभी भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकलने के बाद अभी भी ये क्या है? 0 है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को तोड़ सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 11 पॉजिटिव हो जाएगा और 11 नेगेटिव हो जाएगा, तो अभी भी कुल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य। तो कंडीशन हमको कौन सी रखनी है कि चाहे आप तोड़ो चाहे आप जोड़ो, हमेशा कुल आवेश कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये है आवेश का नया गुण, ठीक है। आवेश का, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अब देखो किसी भी निकाय का आवेश शून्य कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव टूटे और एक नेगेटिव टूटे, मतलब जोड़ी में टूटेंगे तभी तो बनेंगे। अब यहां से सिर्फ एक पॉजिटिव चले जाता तो कितना बन जाता? +9 बचता, लेकिन माइनस तो 10 बचता, तो कुल निकाय तो 0 नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए आप जोड़ी में तोड़ सकते हो और जोड़ी में आप उसको खत्म भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखते हैं जोड़ी में बनाते कैसे हैं। जब हम लोग आवेशों को जोड़ी में बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग युग्म उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। युग्म उत्पादन, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। युग्म उत्पादन, समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत भारी मेटल लेते हैं, भारी धातु लेते हैं, ठीक है। और जहां तक हमको अभी तक पता है सबसे भारी धातु जो होता है वो होता है प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम का फॉर्मूला क्या होता है? पीटी। पीटी एक बहुत भारी मेटल होता है। जब हम लोग पीटी में क्या करते हैं, गामा रेस की बम्बार्डिंग करते हैं, मतलब इस पर गामा रेस हम लोग डालते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके बारे में परेशान मत हो, हमारा अगला अध्याय नंबर कितना है? 8। अध्याय नंबर 8 में जो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गामा रेस, एक्स रेस, बीटा रेस क्या होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, इनका गुण क्या क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि प्लैटिनम का हमने एक मेटल लिया और प्लैटिनम के मेटल में जो है हमने क्या किया, गामा रेस की जो है बम्बार्डिंग कर दी, ठीक है। तो 2 गामा रेस जब हमने यहाँ पर मतलब 2 मैंने यहाँ पर समझाया है हम लोग बहुत सारा। अब एक प्लैटिनम एटम को तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो एक प्लैटिनम एटम में हम लोग क्या किए, 2 गामा रेस डाले। मतलब अगर 1,00,000 प्लैटिनम के एटम होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली प्लैटिनम के प्लेट में जो है हमने गामा रेस जो है बम्बार्डिंग की। तो जब हमने गामा रेस की बम्बार्डिंग की, फिर बाद में हमने देखा कि इस प्लैटिनम का पहले जितना मास था, गामा रेस की बम्बार्डिंग करने के बाद इसके मास में जो है कमी आ गई है। और वो कमी किसके बराबर है? वो कमी बराबर है एक धनावेश के और एक ऋणावेश के, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का जितना वेट होता है उतना वेट गामा रेस डालने के बाद कम हो गया। मतलब कम हो गया, मतलब इस प्लैटिनम से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव निकल कर बाहर चले गए, तभी तो कम हुआ ना। अगर नहीं निकलते तो इसका भार कम नहीं होता, लेकिन पहले के तुलना में इसका भार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के योग के बराबर के भार कम हो गया। मतलब क्या है कि प्लैटिनम से ये दोनों निकल गए। इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? युग्म उत्पादन। दूसरा होता है तोड़ते कैसे हैं, देखो मतलब उसको खत्म कैसे करते हैं। तो खत्म करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एनिहिलेशन को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन क्या है ना, 6-7 साल से कंटिन्यू जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरे को भी जो है क्या हो गया है, हिंदी के टर्म्स जो है आजकल जो है मैं भी थोड़ा सा क्या होता है एग्जैक्ट हिंदी जो है नहीं आ पाता है, ठीक है। वैसे मैं भी पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन 7 साल हो गया हिंदी मीडियम से दूर होते इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते, तो कुछ थोड़ा सा समझ लो ना, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, युग्म विनाश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? युग्म विनाशी बोलते हैं,
ठीक है। तो पेयर एनिहिलेशन को बोलते हैं युग्म विनाश और इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। तो युग्म विनाश कैसे करते हैं, तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन नहीं है ना, ये पॉजिट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जिस पर एक पर ऋणावेश है एक पर धनावेश है, जब दोनों को हम लोग नजदीक लेकर आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों खत्म हो जाते हैं और इसके बदले हमको यहाँ से जो है गामा रेस मिलता है। गामा रेस मतलब एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एक में हमने प्लेटिनम में गामा रेस डाला तो धनावेश और ऋणावेश निकला। हमने क्या किया, दूसरे केस में एक ऋणावेश को और एक धनावेश को जब हमने जोड़ा तो वहां पर हमको गामा रेस मिला, मतलब ये दोनों खत्म हो गए। तो इसको बोलते हैं युग्म विनाश, ठीक है। ये प्रोटॉन नहीं है, याद रखना, ये एक नए तरीके का पार्टिकल है, एक नए तरीके का कण है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण। उसके बाद चलो जगह थोड़ा सा क्या हो गया है, भरा भरा हो गया, थोड़ा सा इसको खाली करते हैं, ठीक है। आई होप आपने दोनों प्रॉपर्टीज जो है समझ ली होगी, ठीक है। कि पहला संरक्षण का नियम हमारे पास पहले क्या था, फिर जब एटम बम वाला केस आया तो हमने अपने संरक्षण वाले में डेफिनेशन में थोड़ा सा हमने क्या किया, बदलाव किया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप जो है क्या करना, आप लोगों को मेरे ख्याल से वीडियोस जो है नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अगले पार्ट्स के। तो आप इस चैनल पे जाना, जो आपको लिंक मिला है उस चैनल में आप जाना, उसको सब्सक्राइब करना और उसके बाद जो है सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन में जाना, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे क्लास 10th के हो गए उनको बता देना, 12th के मैथ्स के 2-3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, लेकिन वो शायद वीडियोस आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, किसी के लिंक का वेट मत करना, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, या फिर आप क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिखेगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो वो लिंक जो है उसमें मैं आपको क्या करूंगा, भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। और आप वीडियोस को जो है कंटिन्यूअसली जो है ढूंढते रहना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, तब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको डायरेक्टली क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये टाइम जो है स्कूल ओपन होगा नहीं अभी तक, और मे भी अगस्त के एंड तक शायद ही स्कूल ओपन होगा, लेकिन आपका तो बोर्ड एग्जाम है और अगले साल तो बोर्ड एग्जाम होगा भाई, कोरोना आए चाहे ना आए, तो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास मोबाइल भी है, 1-1 घंटे के वीडियोस रोज देखो, एक दिन फिजिक्स के एक दिन मैथ्स के, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, छुट्टी में ही ऐसी बीत जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को आपके स्कूल के बच्चों तक ही नहीं, जो आपके दूसरे स्कूल में फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजो, ताकि उन लोग भी इस लॉकडाउन का क्या कर सकें, फायदा उठा सकें, अपने पढ़ाई में उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। चलो वापिस आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, अगले पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया, अब तीसरा पॉइंट है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। ये भी एक अच्छा इसकी प्रॉपर्टी है कि क्वांटीकरण जो है क्या होता है। देखो मतलब आवेश जो होता है वो सतत रूप से नहीं बढ़ता है, आवेश जो होता है वो स्टेप्स में बढ़ता है, कदमों में बढ़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो अगर आप किसी, मान लेते हैं एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, आप एक बॉडी ए से दूसरे बॉडी बी में जो है आवेश भेजना चाहते हो, ठीक है, एक आवेश जो है ए से जो है बी में आप भेजना चाहते हो, तो मिनिमम मतलब सबसे कम कितना आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है कि इस दुनिया का सबसे छोटा कण जो जितना होगा उसके बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया का सबसे छोटा कण जो अभी तक हमको पता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा आप उतना मिनिमम आवेश क्या कर सकते हो, स्थानांतरण कर सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आवेश के लिए यूनिट क्या होता है, कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, मतलब आप न्यूनतम एक निकाय से दूसरे निकाय में इतना आवेश का स्थानांतरण कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बी निकाय है इसको 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश दो, अगर आप किसी ने बोल दिया कि बी निकाय को जो है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश दो, तो ये हम लोग बी को जो है नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब हम लोग बी को 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6, तो हमको कितना चाहिए 1.8 चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा और 2 इलेक्ट्रॉन से कम। तो सबसे छोटा ही पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या और छोटा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता। इसका आशय क्या है कि हम 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते। तो हम लोग किसी बॉडी को या किसी निकाय को कितना आवेश दे सकते हैं? तो हम लोग दे सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब किसी भी निकाय को हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब किसी बॉडी को 1.6 दे सकते हैं, ठीक है, या इसका डबल मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 दे सकते हैं, या इसका ट्रिपल 4.8 इंटू 10⁻⁻19 दे सकते हैं। मतलब इस तरीके के आवेश दे सकते हैं। इन दोनों की बीच वाली कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते किसी बॉडी को, ना ही हम लोग इन दोनों के बीच वाली वैल्यू कोई किसी बॉडी को हम लोग दे सकते हैं। मतलब आवेश का स्थानांतरण होना कैसा होता है? सीढ़ी जैसा होता है, ठीक है, मतलब एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, बीच में कोई रास्ता नहीं है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ये आधा पौने वाला हिसाब जो है किसी निकाय को हम लोग नहीं दे सकते। तो किसी निकाय को हम लोग इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो किसी निकाय को कुल कितना आवेश दिया जा सकता है, वो किस बात पर निर्भर करता है? तो देखो Q, मतलब किसी बॉडी को, किसी निकाय को कितना आवेश दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, जहां पर n क्या है? कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। क्यों धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है? क्योंकि आवेश भाई धनावेशित भी होता है और ऋणावेशित भी तो हो सकता है। तो जितना धनावेश दे रहे हो उतना ऋणावेश भी तो दे सकते हो, ठीक है। तो किसी निकाय को जो है हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से आवेश जो है दे सकते हैं। और यहाँ पर n जो होगा वो पूर्णांक होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ n की जगह 1/2 3/2 ऐसा नहीं रख सकते, या तो +1 रखो -1 रखो, ठीक है, मतलब आपको बीच वाली वैल्यू परफेक्ट नंबर इंटीजर्स आपको रखने, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स आपको रखने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होता है। हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट में ही क्या कर सकते हैं? आवेशों का स्थानांतरण कर सकते हैं, बीच वाली कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर, ठीक है। मान लो आपके घर में जो है 5 लोग मेहमान आए, ठीक है, आपके घर में मेहमान आए गर्मी के दिनों में। आपके मम्मी ने बोला आपको कि जा बेटा मेहमान आए हैं बहुत दिन बाद, इनके लिए क्या करना? कोल्ड ड्रिंक्स लेके आना, मतलब स्प्राइट लेके आना, ठीक है, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास, ठीक है। सो क्या करना? कोल्ड ड्रिंक लेके आना, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए आपको भेज दिया गया, और इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोल्ड ड्रिंक लेके आना कि सबको जो है कितना पहुंच जाए, सबको जो है 85 मिलीलीटर जो है ml जो है सबको मिले, ठीक है। 5 लोगों के लिए एक एक को 85 ml स्प्राइट हमको देना है। आप गए किसके पास? दुकानदार के पास, मतलब शॉपकीपर के पास। आपने उसको बोला कि भैया मेरे घर में मेहमान आए हैं, 5 लोग मेहमान हैं, और एक मेहमान को 85 ml स्प्राइट देना है, तो 5 लोगों के लिए मेरे को कितना हो जाएगा? तो 5 लोगों के लिए 8 5 6 40 और 5 5 6 25, तो 8 5 6 40 मतलब 425, ये हो जाएगा। 8 5 6 40, 400 हो गया, 5 5 6 25, हाँ, मतलब मेरे को इतना स्प्राइट चाहिए। आप दुकान वाले को जाकर क्या बोले कि मेरे को 425 ml एग्जैक्ट मेरे को क्या चाहिए? एग्जैक्ट मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो वो दुकान वाला बोलेगा भैया मैं तेरे को 425 ml का स्प्राइट नहीं दे सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्प्राइट वाला जो बनाता है वो फिक्स्ड डिब्बों में पैक करके देता है। मैं तुमको तो चाहो तो मैं 100 ml का स्प्राइट का डब्बा दे सकता हूँ, उसके बाद जो है मैं तुमको आधा लीटर का डब्बा दे सकता हूँ, 500 ml का दे सकता हूँ, 1 लीटर वाला स्प्राइट दे सकता हूँ, 2 लीटर वाला स्प्राइट दे सकता हूँ, 1.5 लीटर वाला स्प्राइट दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा 425 वाला ml वाला स्प्राइट का डब्बा मेरे पास नहीं है, और मैं किसी डब्बे को तोड़कर आधा तुमको ऐसा नहीं दे सकता। तो अब आपको समझ में आए, अगर आपको स्प्राइट लेना है तो आपको 100 ml के आपको गुड़ज के रूप में लेने पड़ेंगे, या आपको आधा लीटर लेना पड़ेगा, या आपको 1 लीटर वाला लेना पड़ेगा, 1.5 लीटर वाला लेना पड़ेगा, या 2 लीटर वाला। मतलब जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है उसी को आपको लेना पड़ेगा। ऐसी बीच वाली स्प्राइट आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप अपने हिसाब से जो है नहीं ले सकते।
समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटीकरण। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको जो है क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि क्वांटीकरण सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या इंडिविजुअली मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आइदर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और कॉल। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटीकरण मतलब फिक्स्ड अमाउंट में पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन के ही आवेश हम लोग दे सकते हैं, बीच वाली वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते। समझ में आ गया ये? ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी में जो है 3 ही प्रॉपर्टीज दी हुई है। चौथी प्रॉपर्टी भी एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट बोलते हैं। अब इनवेरिएंट को अगेन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट का मतलब होता है चाहे वो रेस्ट कंडीशन पर रहे, चाहे वो मूविंग कंडीशन पर रहे, उसका जो गुण है वो जो है बदलना नहीं है, उसका गुण जो है बदलता नहीं है। ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो अपरिवर्तनीय। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप? इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो अपरिवर्तनीय। तो आवेश जो होते हैं इनका जो गुण है वो क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय होता है। अब ये कैसे होता है देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो रुका हुआ हो चाहे वो दौड़ रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में अगर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो ये चाहे रुका हुआ हो तब भी इस पर इतना ही चार्ज होगा, ये घूम रहा हो, दौड़ रहा हो, उस समय भी इस पर इतना ही आवेश जो है होगा। तो आवेश के जो होते हैं, गुण जो होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं। किसी कण पर चाहे वो आवेश रुका हुआ हो चाहे वो दौड़ रहा हो, किसी कण पर जो है आवेशों की मात्रा निश्चित होती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ को अगर मैं इसी वीडियो में अगर कवर कर दूंगा तो इस वीडियो का जो लेंथ होगा वो डेढ़ डेढ़ घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा क्या हो जाओगे, 1.5 घंटे का वीडियो देख के आप बोर हो जाओगे। तो मैं एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा किस पर? कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, तब तक आप ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा कूलम्ब्स लॉ पे, परमिटिविटी पर, पूरा का पूरा डिस्कशन जो है उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड आप वीडियो शेयर करते रहो। ठीक है, बाय बाय।